हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस इसको डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेज हैं, जिसमें से हम थ्री मेजर कैटेगरी ऑफ अप्रोचेज आज डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ये होता क्या है? सबसीक्वेंस आपको क्या होता है कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है केवल। इंक्रीजिंग क्या हुआ कि हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा करंट एलिमेंट प्रीवियस के इक्वल भी नहीं हो सकता, वो इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। और ऐसा हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना है। हमें अगर एक एरे दिया हुआ है, उसमें मल्टीपल इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो जो भी हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होगा, हमें उसकी लेंथ को रिटर्न करना है। हम लेंथ के साथ साथ हम उस सबसीक्वेंस को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, वो अप्रोच भी देखेंगे। जैसे हमारा एरे दिया है 10 9 2 5 3 7 1 0 1 18। इसमें अगर हम देखें, हमारा एक लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की सबसीक्वेंस क्या है? 2 3 7 और 1 0 1। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से इंक्रीजिंग है। हमारा एक और लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की सबसीक्वेंस फोर लेंथ का क्या एग्जिस्ट कर सकता था? 2 3 7 18। ये भी हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दोनों की ही लेंथ 4 है, तो हमारी मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है? 4। वो हमें रिटर्न करना है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इसमें हमारा क्या है? 0 1 0 3 2 3। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, तो हमारा क्या बनेगा? 0 1 2 3। ये हमारा फोर लेंथ का लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनेगा। इसमें अगर हम देखें, 7 7 7 सारे एलिमेंट सेम है और हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। हमारी लॉन्गेस्ट लिस्ट क्या आ सकती है? वो- वही हम रिटर्न कर देंगे। नाउ हमारी सबसीक्वेंस की प्रॉब्लम में हम सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या सोच सकते हैं कि हम सारे के सारे सबसीक्वेंस जनरेट करें और जो भी हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ का आ रहा है उसकी लेंथ को हम रिटर्न कर दें। सारे सबसीक्वेंस हम जनरेट कैसे कर सकते हैं? हमारी पिक नोट पिक अप्रोच से, कि जो भी हमारा सबसीक्वेंस होगा उसमें ये एलिमेंट के पास क्या है? दो चॉइसेस है। आइदर वो हमारे सबसीक्वेंस का पार्ट होगा या फिर नहीं होगा। पार्ट होगा मतलब हमने उसको पिक किया है, और पार्ट नहीं होगा यानी कि हमने उसको पिक नहीं किया है। हर एक इंडेक्स पर हमारे पास दो चॉइस है। आइदर वो हमारे सबसीक्वेंस का पार्ट होगा या फिर नहीं होगा। सेम चीज इसके लिए, सेम चीज इसके लिए। स्टार्टिंग में हम जीरोथ इंडेक्स से शुरू करें। इसके लिए हम ये हमारे सबसीक्वेंस का पार्ट होगा, एक ब्रांच ऐसे निकाल दें। एक हमारा ये पार्ट नहीं होगा, एक ब्रांच ऐसे निकाल दें। सिमिलरली फिर फर्स्ट इंडेक्स पर हमारे पास दोनों चॉइसेस से फर्स्ट इंडेक्स पर पहुंचेंगे। अगेन पिक करें, नोट पिक करें, पिक करें, नोट पिक करें। इस तरह से हम एक रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू सारी की सारी पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं, हमारे सारे सबसीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ही चाहिए, तो हमारे पिक के केस में हमें एक कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी? अगर जो इंडेक्स हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मान लो हम इस 3 को कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी प्रीवियस एलिमेंट था ये उससे बड़ा होना चाहिए, तभी हम इसको पिक कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें केवल सबसीक्वेंस जनरेट नहीं करना, हमें इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जनरेट करना है। तो जो हमारा करंट एलिमेंट है वो प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होगा। तो पिक के टाइम पर हम ये कंडीशन ऐड कर देंगे। अगर हमारा करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, तभी हम उस ब्रांच पर आगे जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? हमारा एक तो करंट इंडेक्स कि अभी किस इंडेक्स पर है, और एक क्या चाहिएगा? प्रीवियस, कि हम लास्ट किस इंडेक्स से यहाँ पर आए हैं। तो हम हमारे रिकर्सिव फंक्शन में क्या है, दो चीज मेंटेन करके चलेंगे। एक हमारा करंट एलिमेंट, एक प्रीवियस कहाँ से आए हैं। उसके बाद हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज, नोट पिक, ये दोनों ब्रांचेस को एक्सप्लोर करेंगे। और हमारा बेस केस क्या हो जाएगा? जब भी हमारा करंट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाएगा। आउट ऑफ बाउंड जाएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ से तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, हमारी लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती। तो जब भी हमारा ऐसा केस होगा हम यहाँ से जीरो रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे? पिक के केस में हमने एक एलिमेंट को पिक कर लिया, हम अपने आंसर में वन ऐड कर देंगे और करंट से एक आगे बढ़ जाएंगे। नोट पिक के केस में क्या होगा? हमने कुछ भी पिक नहीं किया, हमारे आंसर में जीरो ऐड कर देंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट में बस क्या करेंगे? दोनों केसेस से जिसमें भी मैक्सिमम आ रहा होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। हम क्या कर देंगे? मैक्स ऑफ कोमा नोट पिक। इस तरह से हमारा सिंपल स्टैंडर्ड रिकर्शन रहेगा। हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ था, हमें एक करंट एलिमेंट चाहिए था, एक प्रीवियस चाहिए था। करंट तो हमें पता है कि हम जीरोथ इंडेक्स से शुरू करेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे।
अभी जीरो के लिए प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, हम उसको -1 मान के चल लेते हैं। ये अभी कुछ भी नहीं है, और हमारा करंट एरे नम्स ये पास कर देंगे। रिकर्सिव फंक्शन में हमारा क्या होगा? सबसे पहले बेस केस आएगा। बेस केस क्या था? जब भी हमारा करंट इंडेक्स आउटसाइड बाउंड्री चला जाएगा, यानी हमारे एरे के साइज के इक्वल हो जाएगा, तो हम आंसर में कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना था? पिक और नोट पिक, इन दोनों ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना था। के लिए हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रीवियस -1 भी हो सकता है, और अगर हम एरे में -1 को एक्सेस करेंगे तो हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट मार जाएगा। तो इसलिए हम क्या चेक कर लेंगे? अगर हमारा प्रीवियस -1 है, यानी कि अभी हम फर्स्ट एलिमेंट चुन रहे हैं, अगर एक ही एलिमेंट चुन रहे हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीज सब्सिक्वेंस अभी होगा ही। तो इसलिए उस केस में अगर हमारा प्रीवियस -1 है, या फिर हमारा करंट एलिमेंट प्रीवियस से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम इस एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, इस ब्रांच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने ये एलिमेंट चुन लिया है, तो 1 हमारी लेंथ 1 हो गई, प्लस 2 इसके बाद वाले फंक्शन से रिटर्न होगी, उसमें इस 1 को ऐड कर देंगे। हमारा बाद वाला फंक्शन क्या होगा? हमारा एक तो करंट इंडेक्स एक आगे चला जाएगा, अभी यहाँ पर था, एक इंडेक्स आगे चला जाएगा। और क्योंकि हमने ये वाला एलिमेंट पिक कर लिया, तो नेक्स्ट जो भी एलिमेंट हम पिक करेंगे उसके लिए क्या बन जाएगा? प्रीवियस एलिमेंट। तो प्रीवियस में हम क्या पास कर देंगे? जो करंट एलिमेंट हमने पिक किया है, हम नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे, प्रीवियस में क्या पास कर देंगे? हमारा करंट एलिमेंट। ये तो हो गया हमारा पिक का केस। नोट पिक के केस में हमारा क्या होगा? हमने कोई एलिमेंट पिक ही नहीं किया, हमारे आंसर में जीरो ऐड होगा, प्लस हम करंट में एक इंडेक्स आगे जाएंगे, और जो अभी हमारा इस एलिमेंट के लिए प्रीवियस था, वही नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी प्रीवियस रहेगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी एलिमेंट पिक नहीं किया है। तो ये हमारा पिक का केस आ गया, हमारा नोट पिक का केस आ गया। लास्ट में हमें क्या करना है? जो भी इन दोनों में से हम मैक्सिमम लेंथ अचीव कर पा रहे हैं वो रिटर्न करनी है। हम इन दोनों का मैक्स ले लेंगे और उसे रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम हर एक इंडेक्स पर दो ब्रांचेस ले रहे हैं, और हमारे पास n इंडेक्सेस है, यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 raised to power n एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी। तो इसको हम बेटर कैसे करें? रिकर्शन की प्रॉब्लम है, हम पिक नोट पिक इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं, तो बेटर कैसे करेंगे? हमारी डीपी लगाकर, बेसिकली हमारी स्टेट्स को मेमोराइज करके। मेमोराइजेशन के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि क्या हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही। और हमने काफ़ी प्रॉब्लम की है, जिसमें भी हमारी पिक नोट पिक ये वाली अप्रोच लगती है, हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होती ही होती हैं। इसके लिए आप इसका रिकर्शन ट्री बनाकर देख सकते हैं। ये मैं एज ए एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी, तो हमें स्टेट्स को मेमोराइज करना है। कैसे करेंगे? हम चेंजिंग वेरिएबल्स देखेंगे। चेंजिंग वेरिएबल्स क्या क्या है? करंट हमारा चेंज हो रहा है, प्रीवियस हमारा चेंज हो रहा है। करंट हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? जीरो से लेकर हमारे n-1। अगर n हमारे एरे का साइज था, तो लास्ट इंडेक्स का क्या होगा? n-1, यानी कि जीरो से लेकर n-1 तक जाएगा। प्रीवियस हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? स्टार्टिंग में हमने उसे -1 से इनिशियलाइज किया है, ये कहाँ तक जा सकता है? n-1 तक। यानी कि हमारे प्रीवियस की रेंज कितनी हो गई? टोटल n एलिमेंट्स। क्योंकि ये -1 से शुरू हो रहा है, हम -1 एरे में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो भी हम डीपीआरए लेंगे उसमें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? जब भी डीपीआरए में एक्सेस कर रहे होंगे, जब भी डीपी में इस प्रीवियस को एक्सेस कर रहे होंगे, हम +1 कर देंगे, ताकि हमारी रेंज -1 से लेकर n-1 की जगह 0 से लेकर n तक हो जाए। नॉर्मली हम जब नम्स ऑफ प्रीवियस हमारे नम्स एरे में एक्सेस कर रहे होंगे, उससे पहले तो हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं? अगर प्रीवियस -1 है तो इसको एक्सेस करो ही ना। लेकिन डीपीआरए में तो हमें एक्सेस करना पड़ेगा, तो हम एक्सेस कैसे कर लेंगे? -1 टू n-1 को +1 करके 0 टू n इस रेंज में शिफ्ट कर देंगे। जब भी हम डीपी एरे के अंदर प्रीवियस इसको एक्सेस कर रहे होंगे, हम उसमें +1 करके एक्सेस करेंगे, ताकि हमारा शिफ्ट होकर एक्सेस हो। मेमोराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक 2D एरे लेंगे। हमारा करंट इनटू में प्रीवियस +1। हमने देखा था कि प्रीवियस की रेंज एक ज़्यादा थी, किसकी वजह से? -1 की वजह से। तो हम हमारे एरे का साइज करंट की रेंज के लिए इंटू n+1 इस साइज का एक डीपी वेक्टर ले लेंगे, और उसको -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। -1 क्या इंडिकेट करेगा? कि अभी हमने स्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है। जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और हमारा डीपी एरे हमारे रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। फिर हमारे रिकर्शन में वही बेस केस रहेगा। बेस केस के बाद हम क्या चेक करते हैं? क्या इस स्टेट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं या नहीं कर चुके? हमारा करंट और प्रीवियस हम ये डीपी एरे में चेक करेंगे। और हमने डिस्कस किया था कि डीपी एरे में जब भी हम प्रीवियस को एक्सेस कर रहे होंगे, हम +1 करके एक्सेस करेंगे।
क्योंकि वर्चुअली हम क्या कर रहे हैं, 0 to n इस रेंज में प्रीवियस को शिफ्ट कर दे रहे हैं। -1 to n-1 से 0 to n इस रेंज में शिफ्ट कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पर -1 नहीं है, यानी इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहीं से रिटर्न कर जाओ, दोबारा इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वही हमारा पिक नोट पिक का केस, और लास्ट में इनका मैक्सिमम रिटर्न करेंगे। बस रिटर्न करने से पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हमारे डीपी वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। और अगेन यहाँ पर हम प्रीवियस को एक्सेस कर रहे हैं, प्रीवियस +1 इस तरह से उसको एक्सेस करेंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हमारे डीपी एरे की टोटल स्टेट्स कितनी बनेगी, जितना उसका साइज होगा n × n+1, इतनी हमारी टोटल स्टेट्स बनेगी। और हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, एक पिक एक नोट पिक, दो कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जितनी हमारी स्टेट्स होगी उतनी हमारी टाइम वेलोसिटी लगेगी, यानी कि n²। हमारी टाइम वेलोसिटी कितनी लगेगी, n × n+1 यानी कि n²। इसमें हमारी टाइम वेलोसिटी आ जाएगी। और अब हमें स्पेस कितना लगेगा, हमारे इस 2D डीपी वेक्टर के लिए n² इसके लिए, प्लस अगर हम रिकर्शन का स्टैक स्पेस काउंट करें n, हमें इतना स्पेस लगेगा। n² हमारे डीपी वेक्टर के लिए और n हमारे रिकर्शन स्टैक स्पेस के लिए। नाउ अगर हम चाहें इस रिकर्सिव कोड को टेबुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा हमने कई प्रॉब्लम के लिए डिस्कस किया है। हम इसी रिकर्सिव कोड को इटरेटिव कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा ये रिकर्शन के लिए जो ऑफ एन वेक्टर स्पेस लग रहा है ये ना लगे। और उसके बाद क्योंकि हमारे केवल +1 केवल नेक्स्ट रो ही एक्सेस हो रही है, तो हम हमारे आइटरेटिव कोड को स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। एक बार हम आइटरेटिव कोड और स्पेस ऑप्टिमाइज इन दोनों को कोड ब्रीफली देख लेते हैं। हम उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल है, इसकी ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है। इससे बेटर अप्रोच एग्जिस्ट करती है, जिनको हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। रिकर्सिव कोड को आइटरेटिव कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि बेस केस को हैंडल कर लो। जैसे हमने रिकर्शन में हैंडल किया था, उसी तरह से बेस केस को आइटरेटिव कोड में हैंडल कर लो। जैसे हमारा बेस केस क्या था, जब भी हमारा करंट इंडेक्स हमारे एरे साइज से बड़ा या इक्वल हो जाए, तो उस केस में 0 रिटर्न कर दो। तो इसको हमने कैसे हैंडल किया, हमने पहले n×n+1 इस साइज का वेक्टर लिया था। हमारा करंट n इससे जब भी ग्रेटर जाता था, हम 0 रिटर्न कर देते थे। इसको हम आइटरेटिव कोड में कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम n×n+1 की जगह n+1×n+1 इस टाइप का वेक्टर ले लें। हमारे करंट में n+1 किसके लिए, ताकि हम इस बेस केस को हैंडल कर पाए। जो भी हमारा करंट n होगा, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ताकि जब भी हम इस एरे के बाहर कुछ एक्सेस करने की कोशिश करें, तो हमारा ये वाला सेल एक्सेस हो और वहां से 0 रिटर्न हो जाए, हमें 0 मिल जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक बार आपने बेस केस हैंडल कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आप रिकर्शन में 0 से शुरू करके n की तरफ जा रहे हो, आइटरेटिव कोड में रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि n से लेकर 0 की तरफ लूप लगा दो। हमने क्या किया था, 0 से लेकर n तक गए थे, तो यहाँ पर हम n-1 से 0 के लिए लूप लगा देंगे। सेम चीज हम प्रीवियस के लिए करेंगे। प्रीवियस हमारा क्या क्या हो सकता है, अगर करंट हमारा n-1 है, प्रीवियस हमारा उससे एक पहले वाला एलिमेंट ही हो सकता है, यानी करंट -1 से लेकर -1 तक जा सकता है ये। तो हमने करंट के लिए लूप लगा दिया, प्रीवियस के लिए लूप लगा दिया, हमारे रिकर्सिव कोड से अपोजिट डायरेक्शन में, n-1 टू 0 और करंट -1 टू -1। उसके बाद हमने हमारा रिकर्शन का कोड कॉपी पेस्ट किया। चेंज क्या करेंगे इसमें, जहां पर भी हमारा f हमारी रिकर्सिव कॉल हो रही होगी, वहां पर हम उसे डीपी से रिप्लेस कर देंगे। और साथ में ध्यान क्या रखेंगे, क्योंकि हम डीपी में -1 टू n प्रीवियस के लिए -1 टू n-1 को 0 टू n इस तरह से एक्सेस करेंगे, जहां पर भी हमारे रिकर्सिव कोड में प्रीवियस था, वहां पर हम उसको +1 इस तरह से करके एक्सेस करेंगे। हमारा पिक का कोड क्या था, 1 + dp ऑफ करंट +1 ब्रैकेट में करंट था, लेकिन ये करंट किसको रिप्रेजेंट करा था, हमारे प्रीवियस को। डीपी में जब भी प्रीवियस को एक्सेस करेंगे, तो हमारा इटरेटिव कोड में उसे +1 कर देंगे। इसके लिए क्योंकि हमने -1 टू n-1 को 0 टू n इस तरह से शिफ्ट किया है। सेम चीज नोट पिक के केस में, डीपी ऑफ करंट +1 कोमा प्रीवियस था हमारा, हम यहाँ पर +1 कर देंगे, हमारे f को डीपी से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ पर प्रीवियस इंडेक्स को एक्सेस करे होंगे वहां पर +1 ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम रिटर्न करने के बजाय हमारे डीपी ऑफ करंट कोमा प्रीवियस +1 इसमें हमारे मैक्स को स्टोर कर लेंगे। और हमने रिकर्शन कहाँ से कॉल किया था, 0, -1 से। और आइटरेटिव कोड में -1 क्या होगा, +1 होके 0 हो जाएगा, यानी कि 0, 0।
तो हम डीपी ऑफ 0,0 इससे हमें आंसर मिल जाएगा। ये लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा आइटरेटिव कोड है जो कि हमने रिकर्सिव कोड से ही बनाया है, और ये हमारे स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं जिनको हम हर एक प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हम देखें तो हम केवल डीपी ऑफ करंट प्लस वन और डीपी ऑफ करंट, केवल हमारी करंट रो और नेक्स्ट रो, इन्हीं दो रो को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम चाहें इस 2D वेक्टर को दो 1D वेक्टर, एक करंट रो के लिए एक नेक्स्ट रो के लिए, इन दो रो से रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि हमारा स्पेस n स्क्वायर से रिड्यूस होके O ऑफ n आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस 2D वेक्टर की जगह 2 1D वेक्टर ले लेते हैं, और जहां पर भी हमारा डीपी ऑफ करंट प्लस वन होता है वहां पर हमारा डीपी ऑफ नेक्स्ट, और जहां पर भी डीपी ऑफ करंट होता है वहां पर हमारा करंट इससे रिप्लेस हो जाता है। हम क्या करेंगे, हमारे 2D वेक्टर को 2 1D वेक्टर नेक्स्ट रो और करंट रो इससे रिप्लेस कर देंगे। फिर हमारे लूप वही रहेंगे। उसके बाद जहां जहां पर हमारा डीपी ऑफ करंट प्लस वन था वो नेक्स्ट रो से रिप्लेस हो जाएगा, और जहां जहां पर डीपी ऑफ करंट था वो हमारी करंट रो इससे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट रो से रिप्लेस हो गया, यहाँ पर करंट रो से रिप्लेस हो गया। तो जैसे मान लो हम ये 2D डीपी टेबल ये फिल करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे दो लूप थे, हम एंड से लेकर 0 0 इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे। और कैसे निकाल रहे थे, हमने पहले नेक्स्ट रो ली और फिर हमारी करंट रो की वैल्यू इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर ली। अब जब हम इससे ऊपर की रो की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे, तो ये जो हमारी करंट रो थी ये ऊपर वाली रो के लिए नेक्स्ट रो हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे इनर लूप कंप्लीट होने के बाद हमारी नेक्स्ट रो में करंट रो को असाइन कर देंगे, ताकि जब भी हम ऊपर वाली रो की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएं उसके लिए जो हमारी करंट रो है ये नेक्स्ट रो का काम करेगी। हम नेक्स्ट रो में करंट रो को असाइन कर देंगे, और लास्ट में ऐसा करते करते हमें इस जीरो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें नेक्स्ट रो ऑफ जीरो या फिर करंट रो ऑफ जीरो दोनों से ही मिल सकती है, क्योंकि हम लास्ट में ये कॉपी करेंगे तो दोनों में सेम वैल्यू जाएगी। तो लास्ट में हम यहाँ पर करंट रो ऑफ जीरो ये रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी एन स्क्वायर, लेकिन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब किस में आ जाएगी, हमने केवल 2 1D वेक्टर लिए तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n। इन दोनों अप्रोच, आइटरेटिव और स्पेस ऑप्टिमाइज्ड, जो हमने रिकर्सिव कोड को आइटरेटिव कोड में कन्वर्ट किया और जो हमने आइटरेटिव कोड से स्पेस ऑप्टिमाइज किया, इनको मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है, क्योंकि इससे बेटर अप्रोच हमारी एग्जिस्ट करती है जिनको हम अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच है उसमें हम क्या करते हैं, हम रिकर्शन के बजाय डायरेक्ट इस एरे पर डीपी लगाते हैं। डीपी लगाने के लिए हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर एक इंडेक्स पर उस इंडेक्स पर एंड होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम देखें ये सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पर अगर एंड हो, यानी कि अगर हमारा एरे इतना सा ही होता तो हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कितनी लेंथ का होता, 1 लेंथ का होता। हम इस इंडेक्स के लिए स्टोर कर लेंगे कि 0th इंडेक्स तक हमारा 1 लेंथ का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। फिर अब अगर मान लो हमारा एरे 2 एलिमेंट्स का होता, 10 और 9 होते, तो 9 पर एंड होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कितना होता, 1 ही लेंथ का होता, ये 9 इटसेल्फ। सिमिलरली अगर एरे यहाँ तक भी होता तो भी हमारा ये 2 सिंगल एलिमेंट यही होता लॉन्गेस्ट एलाइस। अब अगर हमारा ये 5 ये भी ऐड कर दूं, अब अगर मैं देखूं तो हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीज सबसीक्वेंस यानी कि एलाइस क्या होता, 2 और 5 ये होता, कितनी लेंथ का होता, 2 लेंथ का होता। अब अगर हम 3 तक देखें, यहाँ तक क्या होता, 2 और 3 2 लेंथ का होता, हम स्टोर कर लेंगे। अब अगर हम 7 तक देखें, 2 3 7 या फिर 2 5 7 हमारा 3 लेंथ का होता, हम वो स्टोर कर लेंगे। 1 0 1 इसको इंक्लूड करें, 2 3 7 1 0 1 या फिर 2 5 7 1 0 1 4 लेंथ का मिल रहा, हम वो स्टोर कर लेंगे। 18 के लिए देखें, 2 3 7 18 या फिर 2 5 7 18 यहाँ पर भी 4 लेंथ का मिल रहा है, हम ये स्टोर कर लेंगे। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम हर एक इंडेक्स पर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अगर हमारा एरे वहीं तक होता तो हमारा उस इंडेक्स तक का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या आता। अब जब हमने हर एक इंडेक्स के लिए फाइंड आउट कर लिया, हम इस एरे पर एक लूप लगाते, इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू आती वो हम रिटर्न कर देते। जैसे अगर इस एरे पर देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ये हम रिटर्न कर देते। पहले हम ये डीपी एरे बनाते, ये 1D डीपी एरे बनाते, इसमें वैल्यूज को अपडेट करते, और फिर सिंपली इस पर एक लूप लगाकर जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो रिटर्न कर देते। नाउ अभी हमने देखा था जो हमारी लास्ट अप्रोच थी उसमें हमारा टाइम आ रहा था n स्क्वेयर और हमारा स्पेस आ रहा था
ऑफ, हमारी इस अप्रोच का भी टाइम एन स्क्वायर आएगा और स्पेस ऑफ एन ही आएगा। फिर बात आती है कि हम इस अप्रोच को क्यों प्रीफर कर रहे हैं हमारी प्रीवियस अप्रोच से। उसका एक सिंपल सा रीजन है। इस अप्रोच की हेल्प से अगर हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस को प्रिंट करना हो, जैसे यहाँ से वैल्यू तो 4 मिल गई, लेकिन हमारा सब्सीक्वेंस क्या हो सकता है, 2 3 7 18। अगर हमें ये सीक्वेंस प्रिंट भी करना हो तो इस अप्रोच की हेल्प से हम उसे इजीली कर सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हम ये डीपी टेबल बना कैसे सकते हैं, और फिर हम देखेंगे इस डीपी टेबल की हेल्प से हम हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीज सब्सीक्वेंस को प्रिंट कर कैसे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम एक डीपी एरे ले लेंगे सेम साइज का, जो हमारा ओरिजिनल एरे का साइज था सेम साइज का ले लेंगे और उसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। 1 से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो मिनिमम लेंथ आएगी वो 1 तो आएगी ही आएगी। कैसे, जैसे अगर ये 2 देखो, ये अभी हमारे एरे में सबसे छोटा है, यानी इससे छोटा कुछ है ही नहीं, तब भी हमारी लेंथ 1 आएगी। क्यों, ये सिंगल एलिमेंट की, सिंगल एलिमेंट तो हमेशा ही LIS की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो हमारी मिनिमम लेंथ 1 आएगी ही आएगी। इसलिए हम हमारे डीपी एरे को स्टार्टिंग में 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे इस जीरो के लिए तो हमने ऑलरेडी 1 इससे इनिशियलाइज कर रखा है और हमारा आंसर यही आएगा, यहाँ तक का LIS 1 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लूप लगाना शुरू करेंगे। हम करेंगे क्या, हम देखेंगे इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट है, जैसे इस केस में तो केवल ये 10 ही है, अगर ये इससे छोटा है, अगर ये इससे छोटा है, यानी कि उसको इंक्लूड करके हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते थे। तो हम क्या ले लेंगे कि जो अभी हमारी करंट डीपी की वैल्यू है, या फिर 1 प्लस जो भी इससे छोटा एलिमेंट है वहां पर डीपी एरे की वैल्यू है, डीपी ऑफ प्रीवियस, कि जो भी प्रीवियस एलिमेंट इससे छोटा है उसकी जो वैल्यू है +1, क्योंकि वहां तक का प्रीवियस हमें क्या मिल जाएगा, वहां तक का LIS क्या है, +1, क्योंकि ये एलिमेंट उससे बड़ा है तो +1 इसके लिए हम ऐड कर देंगे। जैसे अभी तो ये हमारा 9, इससे छोटा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा 1 ही रहेगा। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऊपर आएंगे तो अभी भी कोई छोटा नहीं है, यानी इसकी वैल्यू भी 1 ही रह जाएगी। फिर हम आएंगे 5 पर। अब अगर हम देखें 5 से छोटा एक एलिमेंट है 2, और 5 वाले पोजीशन पर अगर देखें डीपी एरे की वैल्यू क्या है, अभी 1 है। हमारे डीपी ऑफ आई किससे अपडेट होगा, मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई कोमा 1 प्लस डीपी ऑफ प्रीवियस। इसका मतलब क्या है, जैसे 5 वाले पोजीशन पर अभी 1 है, या तो 1 या फिर 1 प्लस प्रीवियस, प्रीवियस यानी कि जो इससे छोटा है, इस पोजीशन पर डीपी एरे की वैल्यू क्या है। यहाँ तक का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या था, 1 था। अब मुझे इससे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर मिल गया, यानी कि इसको इंक्रीज करके मैं 2 लेंथ का कर सकता हूँ, इसमें मैं +1 कर सकता हूँ, आइदर 1 या फिर 1 + 1 2, इनका मैक्सिमम से मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे 3 पर। उससे पहले देखेंगे कि क्या कोई छोटा एलिमेंट है, हाँ 2 छोटा एलिमेंट है, तो यहाँ की वैल्यू 1 या फिर इसकी वैल्यू 1 + 1। अगेन यहाँ पर भी हमारा अपडेट होकर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हम इस 7 पर आएंगे। अगेन 7 देखेगा अपने लेफ्ट साइड में कि मुझसे छोटा कोई एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ये है, ये है, ये है, तो ये सब पर ये ऑपरेशन करेगा। पहले देखेगा 2, 2 की जगह पर वैल्यू क्या है, 1 है, अभी इसकी वैल्यू क्या है, 1, और 1 + 1 2, पहले ये 2 से अपडेट कर देगा। फिर ये यहाँ पर आएगा, 5 पर देखेगा वैल्यू क्या है, 2, 2 + 1 3, 3 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये अपडेट क्या कर देगा, 3। फिर ये 3 पर आएगा, अगेन 3 पर ये ऑपरेशन लगा कर देखेगा, तो 2 + 1 3, या फिर ऑलरेडी 3 है तो ये एज इट इज 3 रहने देगा। तो यहाँ पर वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 3। इस 7 पर एंड होने वाला LIS जो है वो 3 लेंथ का है। फिर हम 101 पर आएंगे, 101 अगेन अपने लेफ्ट में देखेगा, इससे तो सारे ही छोटे एलिमेंट है, तो पहले ये 10 पर देखेगा, 1 + 1 1 से बड़ा है, तो ये इसको अपडेट करके 2 कर देगा। फिर 9 पर देखेगा, 1 + 1 2 के इक्वल ही है, कुछ नहीं करेगा। 2 पर आएगा, 1 + 1 2 के इक्वल है, कुछ नहीं करेगा। 5 पर आएगा, 2 + 1 3, 2 से बड़ा है तो इसको अपडेट करके 3 कर देगा। 3 पर आएगा, 2 + 1 3, 3 के इक्वल ही है तो कुछ नहीं करेगा। फिर 7 पर आएगा, यहाँ पर देगा 3 + 1 4, 3 से बड़ा है तो इसको अपडेट करके 4 कर देगा। यहाँ पर एंड होने वाला LIS कितनी लेंथ का है, 4 लेंथ का है। फिर हम 18 पर आएंगे, 18 देखेगा अपने लेफ्ट में, इससे छोटे एलिमेंट क्या क्या है,
10 इससे छोटा है, 1 + 1 2, 2 1 से बड़ा है तो अपडेट करके 2 कर देगा। 9 पर आएगा 1 + 1 2 इक्वल या कुछ नहीं करेगा, 1 + 1 2 इक्वल या कुछ नहीं करेगा। 5 पर आएगा, ये भी छोटा है, 2 + 1 3, ये इससे बड़ा है, ये अपडेट करके 3 कर देगा। 3 पर आएगा, 3 भी इससे छोटा है, 2 + 1 3, 3 के इक्वल है तो इग्नोर कर देगा। तो 7 पर आएगा, 7 भी 18 से छोटा है, 3 + 1 4, 3 से बड़ा है, यानी कि ये अपडेट करके 4 कर देगा। 101 पर आएगा, 101 तो 18 से बड़ा है, यानी इसको ये डायरेक्ट ही इग्नोर कर देगा, केवल अपने से छोटे एलिमेंट देखेगा। क्यों? क्योंकि तभी ये 18 उस सबसीक्वेंस का पार्ट बन सकता है। अगर हमने इससे बड़ा एलिमेंट 101 चुन लिया तो फिर 18 उस सबसीक्वेंस का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा सबसीक्वेंस इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये 101 को इग्नोर कर देगा। तो हमें 18 के लिए भी लॉन्गेस्ट लेंथ क्या मिली? 4। तो हमारा डीपी वेक्टर इस तरह से अपडेट हो जाएगा, 1 1 1 2 2 3 4 4। और इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेगा? अपने लेफ्ट साइड में 0 से करंट -1 वहां तक लूप लगाएगा, और उसमें मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई, मेरी करंट वैल्यू, या फिर 1 + डीपी ऑफ प्रीवियस, जो भी मुझसे छोटा एलिमेंट है उसमें 1 ऐड करके, जो भी उनका मैक्सिमम है उससे उसको अपडेट कर दो। और लास्ट में क्या करेगा? इस पर एक और लूप लगाकर जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई होगी वो एल आई एस की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये मैक्सिमम एल आई एस की वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं। नाउ हमने डिस्कस किया था कि इस अप्रोच का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम एल आई एस को प्रिंट भी कर सके। जो भी हमारा एल आई एस सीक्वेंस है उसको हम प्रिंट भी कर सके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? प्रिंट करने के लिए जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ से आई है, किस प्रीवियस की वजह से आई है, हमें वो चाहिए होगा। फिर वो प्रीवियस वैल्यू कहाँ से आई है, इसकी वजह से आई है, वो चाहिए होगा। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए हमें डीपी वेक्टर के साथ साथ एक पेरेंट वेक्टर भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पेरेंट वेक्टर में हम क्या स्टोर करेंगे कि जो हमारी करंट डीपी की वैल्यू आई है वो किस प्रीवियस की वजह से आई है, जिस प्रीवियस की वजह से आई है उसको हम पेरेंट में स्टोर कर लेंगे। ये हम किस लिए करेंगे? ताकि हम पूरा ट्रैक कर सकें ये हमारी 4 वैल्यू किसकी वजह से आई है। जैसे 18 के लिए 4 किसकी वजह से आई हो सकती है? 7 या 3 किसी की वजह से आई होगी। 7 की वजह से आई है मान लेते हैं। तो 7 किसकी वजह से आए? 3 की वजह से आए। 3 किसकी वजह से आए? 2 की वजह से आए। ये हम स्टोर कर लेंगे ताकि जब हमें प्रिंट करना हो हम इसको बैक ट्रैक करके पूरे सीक्वेंस को प्रिंट कर सकें। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमारा डीपी वेक्टर 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और पेरेंट को बना देंगे। 0 इंडेक्स के लिए 0 पेरेंट, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, जो भी इंडेक्स है उसी को उसका पेरेंट बना देंगे। और जब जब हम इस डीपी वेक्टर को अपडेट करते जाएंगे तब हम पेरेंट को भी अपडेट करते जाएंगे। जैसे अभी हमारा 10 के लिए क्या है, डीपी वेक्टर अपडेट नहीं हो रहा तो पेरेंट भी हमारा अपडेट नहीं होगा। फिर 9 के लिए भी अपडेट नहीं हो रहा, 2 के लिए भी अपडेट नहीं हो रहा, अभी तक हमारा वेक्टर ऐसे ही रहेगा। फिर जब 5 पर आएंगे, 5 पर देखते हैं कि ये 2 की वजह से इसकी वैल्यू अपडेट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम पेरेंट में क्या स्टोर कर लेंगे, इसका इंडेक्स। इस इंडेक्स की वजह से हमें ये वैल्यू मिली है, हमारा डीपी वेक्टर इस इंडेक्स की वजह से अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर 3 पर हम क्या स्टोर कर लेंगे, इसका पेरेंट 2 हो गया, इस 2 की वजह से हमारा यहाँ पर वैल्यू अपडेट हुई है। फिर हम आएंगे 3 पर, यहाँ पर भी 2 की वजह से वैल्यू अपडेट होगी, 2 हो जाएगी। तो हम 4 में भी क्या स्टोर कर लेंगे, 2, इस इंडेक्स की वजह से हमारी वैल्यू अपडेट हुई है। फिर हम आएंगे 7 पर। 7 पर अगर हम देखें तो हमारे 5 या 3 की वजह से वैल्यू कितनी अपडेट हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम इनमें से किसी का भी इंडेक्स हम मान लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू जिसकी वजह से वो अपडेट होगी हम उसको स्टोर करेंगे। तो हम 5 का इंडेक्स ये यहाँ पर स्टोर कर लेंगे कि ये वाली वैल्यू हमारी इस 5 की वजह से अपडेट हुई है, उसका इंडेक्स क्या है, 3, वो हम स्टोर कर लेंगे। सिमिलरली 101, इसकी वैल्यू किसकी वजह से अपडेट होगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी इस 7 की वजह से, और इसका इंडेक्स क्या है, 5, तो हम ये स्टोर कर लेंगे। फिर अगर 18 पर देखें, 18 के लिए भी 7 की वजह से वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पर 4 होगी, और इस 7 का अगेन इंडेक्स क्या है, 5, यहाँ पर हम 5 स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे डीपी वेक्टर पर लूप लगाएंगे और लूप लगाकर देखेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आ रही है। हमारी मैक्सिमम वैल्यू 4 और 4 इक्वल आ रही है, यानी कि कोई सी भी हो सकती है। जो भी फर्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी हम वो मान लेंगे कि हम उसके लिए सीक्वेंस को प्रिंट करेंगे। जैसे अगर इसमें हम देखें तो हमारा एक 2 3 7 1 0 1 एक ये सीक्वेंस है, एक 2 3 7 18 एक ये सब सीक्वेंस है जिसकी लेंथ 4 है। तो हम कोई भी एक सब सीक्वेंस प्रिंट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हम लेफ्ट वाला ये वाला सब सीक्वेंस प्रिंट करेंगे, 101 पर एंड होने वाला ये वाला सब सीक्वेंस प्रिंट करेंगे। तो हमें यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, हम इसका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे।
हम एक इंडेक्स वेरिएबल में इसका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे कि जो भी हमारा एल आई एस मैक्सिमम आया वो इस इंडेक्स 6 से आया। वैल्यू 4 थी और उसका इंडेक्स क्या था 6। अब हम इस पेरेंट इंडेक्स में 6 पर आएंगे, देखेंगे यहाँ पर वैल्यू क्या थी 5 थी। हमारा एक इंडेक्स तो 6 हमने स्टोर कर लिया, एक ये वैल्यू क्या थी 5 थी। 5 की वजह से यहाँ पर हमारा ये एल आई एस बना था, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना था। 6 के बाद हम 5 स्टोर कर लेंगे, फिर हम 5 पर जाएंगे, 5 पर देखेंगे ये 3 की वजह से बना था, हम 3 स्टोर कर लेंगे और फिर 3 पर आएंगे। यहाँ पर देखेगा ये 2 की वजह से बना था, हम 2 पर आएंगे। 2 देखेगा ये तो 2 की वजह से ही बना था। जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई प्रीवियस नहीं है, हमें यहीं पर स्टॉप कर जाना है। 1 2 3 4 हमारा 4 लेंथ का सबसीक्वेंस बन गया है। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो हमें वहां पर स्टॉप कर जाना है। अदरवाइज जो इस पर वैल्यू होगी उस इंडेक्स पर जाएंगे, वहां पर देखेंगे क्या वैल्यू थी, उस वैल्यू की वजह से हमारा एल आई एस आएगा, अपडेट हुआ था। तो हमारे इंडेक्सेस क्या आ गए 6 5 3 2, और इन पर वैल्यूज क्या थी 6 पर वैल्यू थी 101, 5 पर वैल्यू थी 7, 3 पर वैल्यू थी 5, 2 पर वैल्यू थी 2। अब अगर आप देखोगे हमारा जो सब्सिक्वेंस आया वो रिवर्स ऑर्डर में आया। एक्चुअल सब्सिक्वेंस क्या होना चाहिए था 2 5 7 1 0 1, ये होना चाहिए था। इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस तो ये हुआ, हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारे इंडेक्स आए इसको एक एरे में स्टोर कर लें और उसको रिवर्स कर दें। उससे हमारा क्या होगा 2 3 5 6 ये इंडेक्स आ जाएंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ जाएगी 2 5 7 1 0 1, ये हम प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इस अप्रोच की हेल्प से हमारा प्रिंट करना कितना ईजी हो गया। हमने सिंपली हमारा डीपी एरे बनाया, जब जब हमारा अपडेट हुआ तो हमने एक पेरेंट वेक्टर में इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली कि किस एलिमेंट की वजह से हमारा डीपी वेक्टर अपडेट हुआ है। फिर सिंपली हमने डीपी में से मैक्सिमम वैल्यू निकाली और फिर पेरेंट में आकर उसको बैक ट्रैक कर लिया कि किस किस की वजह से वो अपडेट हुई थी। लास्ट में हमारा लेफ्ट टू राइट प्रिंट करने के लिए हम उस एरे को रिवर्स कर देंगे और फिर अपने एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। पहले हम इस अप्रोच का कोड देखते हैं, फिर इसमें हम प्रिंट करने के लिए जो हमें एडिशनल काम करना पड़ेगा वो इसमें ऐड कर देंगे। हमारी अप्रोच क्या थी, सिंपल हमें एक डीपी वेक्टर चाहिए था जिसको स्टार्टिंग में 1 से इनिशियलाइज कर देना था। फिर हमें हर एक इंडेक्स पर एंड होने वाला एल आई एस फाइंड आउट करना था। तो उसके लिए हमें हर एक इंडेक्स पर जाएंगे 1 से लेकर n-1, हर एक इंडेक्स को कंसिडर करेंगे। उसके लिए हम करेंगे क्या, उसमें लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है 0 से लेकर i-1 वहां तक के लिए लूप लगाएंगे। और उसमें करना क्या था, अगर हमारा करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है तो हमें करंट वैल्यू डीपी ऑफ आई करंट वैल्यू या फिर 1 प्लस डीपी ऑफ प्रीवियस, जो प्रीवियस एलिमेंट पर डीपी टेबल में वैल्यू थी उसमें 1 ऐड करके उन दोनों का मैक्सिमम लेना था और अपनी टेबल में स्टोर कर देना था। और लास्ट में हमें क्या करना था, हमारे पूरी डीपी टेबल पर एक लूप लगाना था और जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो वो हमारे आंसर में स्टोर कर देनी थी और उसे रिटर्न कर देना था। वो हमारे एल आई एस की लेंथ हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें एन स्क्वेयर हमें यहाँ से लगेगा और हमारा स्पेस कितना लगेगा हमारी डीपी वेक्टर की वजह से ऑफ एन। हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं हमारे सीक्वेंस को प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक एक्स्ट्रा वेक्टर चाहिएगा। और जब हमारा डीपीएफआई ये अपडेट होगा तो हम उस वेक्टर को भी अपडेट कर देंगे और इस लूप के बाद उस वेक्टर की हेल्प से हमारे सीक्वेंस को प्रिंट कर देंगे। एक बार उसका भी कोड देख लेते हैं। हमने हमारे डीपी वेक्टर के साथ एक पेरेंट वेक्टर भी ले लिया। जब जब हमारा डीपी वेक्टर अपडेट हुआ हमने उसके पेरेंट में प्रीवियस को स्टोर कर दिया ताकि बाद में हम उसको बैक ट्रैक कर सकें। फिर हमने हमारे डीपी वेक्टर पर लूप लगाकर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करी और उसका इंडेक्स फाइंड आउट किया कि हमें कहाँ से बैक ट्रैक करना शुरू करना है। और बैक ट्रैक करने के लिए हमें क्या किया, हमने उसको स्टोर करने के लिए एक एल आई एस वैक्टर लिया। हम हमारा सीक्वेंस को स्टोर करेंगे, बेसिकली इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे और उसमें जो हमारा लास्ट एलिमेंट ये इंडेक्स हमें मिला पहले इसको पुश कर देंगे। जब तक हमारा पेरेंट ऑफ इंडेक्स हम इंडेक्स कंसिडर करें उसका पेरेंट उसकी वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाता, जैसे हमने देखा था तक हमारा 2 के इक्वल नहीं हो गया, सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू 2 नहीं आ गई, हमारा इंडेक्स और उसका पेरेंट सेम नहीं हो जाता, तब तक हमें लूप लगाना है। और लूप में करना क्या है, हमें उसके पेरेंट पर जाना है और उस इंडेक्स को अपने वेक्टर में स्टोर कर लेना है। इससे हमारे पास सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे, हमारे एलआईएस के सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे, लेकिन किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। हम इस एलआईएस वेक्टर को रिवर्स कर देंगे ताकि हमारे लेफ्ट टू राइट सेम सीक्वेंस में आ जाए। फिर सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे एलआईएस वेक्टर पर लूप लगाएंगे और जो भी उस इंडेक्स पर वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा एलआईएस सीक्वेंस
प्रिंट हो जाए ना। अब तक जितनी भी अप्रोचेस हमने डिस्कस करी उसमें बेस्ट टाइम हम क्या अचीव कर पाए, स्क्वायर अचीव कर पाए। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए एन लोगोफेन इस टाइप का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है जो कि बाइनरी सर्च का यूज करता है। तो हम इस प्रॉब्लम की ऑप्टिमल अप्रोच जिसमें बाइनरी सर्च का यूज होगा एक बार उसको भी देख लेते हैं। एक बार हम इस अप्रोच के पीछे की मोटिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये अप्रोच एक्चुअल में अचीव क्या करना चाह रही है। अगर हम देखें, अगर हम इस एरे पर देखें, स्टार्टिंग में अगर हम जीरोथ इंडेक्स इस पर आए, केवल अगर हमें एरे 10 दिया हो तो हमारे पॉसिबल एलआईएस के कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, केवल 10 हो सकता है क्योंकि अभी केवल एक ही एलिमेंट है। पॉसिबल हमारा एलआईएस का कैंडिडेट क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। फिर जब हम एरे को एक्सपेंड करें, अब इसमें 9 को इंक्लूड कर दें, तो हमारे पॉसिबल एलआईएस के कैंडिडेट क्या क्या हो सकते हैं, एक 10 हो सकता है, एक 9 हो सकता है, दो सिंगल लेंथ के हमारे एलआईएस हो सकते हैं। फिर जब हम 2 को इंक्लूड करें तो अगेन 2 भी इन दोनों से छोटा है, तो अपना एक सेपरेट एलआईएस बना सकता है, तो हमारा ये भी एक कैंडिडेट एलआईएस हो सकता है। फिर जब हम 5 को इंक्लूड करें, तो वैसे तो 5 देखें तो अपने आप में भी एक एलआईएस बन सकता है, लेकिन क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट फाइंड आउट करना है, अगर हम 2 को इंक्लूड रखेंगे, 2,5 इस टाइप से बनाएंगे, तो हमारा बेटर रिजल्ट आएगा। हम क्या करेंगे, 5 के लिए जो हमने 2 के लिए एलआईएस लिया था इस लिस्ट में ऐड कर देंगे कि हमारा 5 के लिए 2,5 ये हमारा कैंडिडेट एलआईएस हो सकता है। 5 के लिए जो हमारा बेस्ट एलआईएस हो सकता है क्या हो सकता है, 2,5, क्योंकि केवल 2 ही 5 से छोटा है। हम 2 वाली लिस्ट में 5 को ऐड कर देंगे। फिर जब हम 3 को इंक्लूड करेंगे, इसके लिए देखें हमारा बेस्ट कैंडिडेट क्या हो सकता है, 2,3। जब हम 3 पर जाएं, हम एक और कैंडिडेट एलआईएस बना लें, इसमें क्या होगा, 2,3। फिर जब 7 पर आएंगे तो हमारा एलआईएस क्या क्या हो सकता है, 2,5,7 और एक 2,3,7। हमारे पास 2,5 और 2,3 ये तो ऑलरेडी लिस्ट थी। अब हमारा 7 इन दोनों से बड़ा था, 3 और 5 दोनों से बड़ा था, तो हमने क्या किया, 7 को इन दोनों की लिस्ट में ऐड कर दिया। सिमिलरली जब हम 101 पर जाएंगे तो देखिए ये 10 से भी बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, 257 इन सबसे भी बड़ा है, 237 इन सबसे भी बड़ा है। जो भी हमारे कैंडिडेट एलआईएस थे उनके लास्ट एलिमेंट से ये बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस 101 को सारी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 10 वाली लिस्ट में ऐड कर देंगे, 9 वाली में, 257 वाली में, 237 वाली में, सारी लिस्ट में एंड में ऐड कर देंगे। सिमिलरली जब हम 18 पर जाएंगे, 18 हमारा किस किस से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 257 से बड़ा है, 237 से बड़ा है। तो अगर 18 के लिए देखें तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट क्या क्या हो सकते हैं, 10,18 हो सकता है, 9,18 हो सकता है, 257,18 हो सकता है, 237,18 हो सकता है। अगर हम इन सारे कैंडिडेट एलआईएस को स्टोर कर सकें तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा स्टोर्ड एलआईएस है हर एक की लेंथ देखनी पड़ेगी। जैसे इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है, 2 2 4 4, इस तरह से जो भी हमारा मैक्सिमम लेंथ है वो हमारा एलआईएस हो गया, वो हम रिटर्न कर दें। लेकिन अगर हम सारे के सारे एलआईएस स्टोर करने लगे तो हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरी लगेगी। जैसे यहाँ पर हमें 10,101 9,101 10,18 सारे सेपरेट एलआईएस स्टोर करने पड़ रहे हैं, हमारी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो सेम चीज़ को हम एक सिंगल एरे से अचीव कर सकते हैं। यही इस बाइनरी सर्च अप्रोच के बिहाइंड की मोटिवेशन है कि हमारी ओरिजिनल अप्रोच क्या होनी चाहिए थी कि हम ये सारे के सारे कैंडिडेट एलआईएस को स्टोर कर सकें और फिर सिंपली लास्ट में जो भी हमारा लॉन्गेस्ट है उसकी लेंथ को रिटर्न कर दें। लेकिन ऐसा करने से हमारी मेमोरी काफ़ी वेस्ट होगी। क्यों ना हम इन सबको इस तरह से मैनिपुलेट करें कि हम केवल एक ही एरे का यूज़ करके ये सारा काम कर पाएँ। हमें सबको स्टोर करने की ज़रूरत ना पड़े, हम केवल एक ही एरे का काम करके ये कर पाएँ। ये हम कैसे करेंगे, ये डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके साथ एक और ऑब्जर्वेशन देखो, जितने भी आपके कैंडिडेट एलआईएस थे, वो सारे सॉर्टिंग ऑर्डर में थे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ही थे। ऐसा कहीं नहीं हो रहा था कि पहले 2 फिर 7 फिर 5 फिर 101 आ रहा हो। क्यों? क्योंकि आपका एलआईएस क्या होता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ही होता है, यानी कि वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ बाइनरी सर्च वाली अप्रोच करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बाइनरी सर्च की अप्रोच एक्चुअल में ये काम करती कैसे है। बाइनरी सर्च की अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम हर एक कैंडिडेट को स्टोर करने के बजाय एक सिंगल वेक्टर लेते हैं जिसमें हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कोशिश करेंगे।
स्टार्टिंग में अगर हम 0 पर आए, पहले हम क्या करते, कैंडिडेट एलाइस अगर सारे स्टोर करते तो हमारा 10 का 1 बनता। तो अभी सिंगल वेक्टर में भी हमारा एक 10 का स्टोर कर लेंगे। फिर जब 9 आएगा, हम जब 9 पर मूव करेंगे, कैंडिडेट एलाइस के केस में क्या होता, हमारा 10 फिर 9, इस तरह से दो वेक्टर हमारे स्टोर होते। लेकिन ये क्या करेगी, क्योंकि हमारा 9 10 से छोटा है, तो ये 10 को 9 से रिप्लेस कर देगी। जो भी इस 9 के इक्वल या फिर इससे इमीडिएट बड़ा एलिमेंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम इसको कहते हैं लोअर बाउंड। आइदर 9 या फिर 9 से इमीडिएट बड़ा। जैसे अगर एरे में मान लो 9 10 11 12 ये स्टोर है, ये 9 के इक्वल है, तो इसका लोअर बाउंड आएगा 9। अब अगर 9 ना होता, 10 11 12 होते, तो उसका लोअर बाउंड क्या था, 10 आता। अब मान लो 10 भी ना होता, एरे में केवल 11 और 12 एलिमेंट ही होते, तो जब हम 9 का लोअर बाउंड निकालते तो क्या आता, 11 आता। इसके इक्वल या फिर इससे इमीडिएट बड़ा एलिमेंट, उसको हम 9 से रिप्लेस कर देंगे। जो भी हम करंट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, हम हमारे इस सिंगल वेक्टर में उसके लोअर बाउंड से उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमने 10 को 9 से रिप्लेस कर दिया, तो 9 का लोअर बाउंड क्या था, 10 आता, तो हमने 10 को 9 से रिप्लेस कर दिया। फिर जब हम 2 पर आएंगे, तो अगेन 9 से छोटा है, तो हम 2 के लोअर बाउंड जो कि 9 आएगा, तो 9 को 2 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर हम नॉर्मल स्टोर कर रहे होते तो हमारा 10 9 और 2 ये सेपरेटली स्टोर होते, लेकिन अब हम क्या करेंगे, केवल 2 ये स्टोर करेंगे। फिर जब हम 5 पर आएंगे, अब 5 का लोअर बाउंड देखें, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 5 या फिर 5 से बड़ा एलिमेंट हमारे सिंगल वेक्टर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम हमारे सिंगल वेक्टर के लास्ट में इस 5 को इंसर्ट कर देंगे। यानी हमारा सिंगल वेक्टर क्या हो जाएगा, 2,5। नॉर्मली हम कैंडिडेट एनालिसिस में क्या कर रहे थे, 2 वाली लिस्ट में 5 को ऐड कर दे रहे थे। सेम काम हम सिंगल वेक्टर वाली लिस्ट में करेंगे। अगर जो हमारा एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट से बड़ा है, जो हमारे सिंगल वेक्टर में अब स्टोर एलिमेंट है इन सबसे बड़ा है, तो उसको लास्ट में पुश कर दो। अगर वो सबसे बड़ा नहीं है, तो उसका लोअर बाउंड फाइंड करो और उससे उसको रिप्लेस कर दो। नाउ जब हम नेक्स्ट इस 3 पर आएंगे, तो अगेन हम क्या देखेंगे, 3 का लोअर बाउंड जो कि 5 होगा, तो हम इस 5 को इस 3 से रिप्लेस कर देंगे। हमारा सिंगल वेक्टर क्या बन जाएगा, कोमा 3 ये बन जाएगा। इस रिप्लेस करने के पीछे लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि जब भी हमारा कोई सबसे बड़ा एलिमेंट आ रहा है, तब तो हमारा क्या है, एल आई एस की लेंथ इंक्रीज होगी, तो हम उसको लास्ट में पुश कर देते हैं। पर जब भी हमारा कोई बीच का कोई एलिमेंट आता है, तो हमारे एल आई एस की लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है। जैसे देखो, हमने 5 को 3 से रिप्लेस कर दिया, तो भी हमारा एल आई एस की लेंथ अभी क्या रही, 2,3। और एक्चुअल में भी क्या रहती, 2,3। इतनी ही लेंथ का एल आई एस यहाँ तक का मैक्सिमम होता अभी तक का। तो ये चाह रहा है कि जो भी हमारी मैक्सिमम लेंथ है, वो इस ऑपरेशन से चेंज हो नहीं रही। लेकिन इसके बाद अगर कोई एलिमेंट आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर 7 की जगह 4 होता, अब वो इसके एंड में पुश होकर 2 3 4 हमारे एल को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको 2,5 ही रखते, तो यहाँ पर हम 4 पुश ना कर पाते। ये 4 क्या करता, 5 को रिप्लेस कर देता। हम यही चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लेंथ तो सेम रहे, लेकिन उसमें सारे छोटे एलिमेंट्स रहे, ताकि जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आए उसके एल को इंक्रीज करने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। जैसे अभी हमने जो केस देखा, 2 3 इससे 4 भी आता, तो भी हमारे एल की लेंथ 3 हो जाती। लेकिन अगर हम इसको 2 5 रखते, तो हमारी लेंथ 2 ही रहती। इस ऑपरेशन की हेल्प से हम ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एल की लेंथ सेम रहे, और हमारे जो मिनिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं वो इस वेक्टर में स्टोर हो। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो हम क्या करते, हम एक 2,3 ये वेक्टर एक और बना देते। लेकिन इससे हो क्या रहा है, आगे अगर कुछ भी आए, मान लो 6 आए, 2 3 6 2 5 6, लेंथ अभी भी 3 ही रही। लेकिन 4 आए, तो हमारा 2 3 4 यहाँ से कुछ नहीं बढ़ेगा। अगर हम इस 2 3 इसको स्टोर करके रखें, हमारा एल के इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हम यही अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन 2,5 को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम केवल इस 2 3 इससे चल जाएगा। तो हम यही करेंगे, 3 का लोअर बाउंड फाइंड आउट करेंगे। 5 आया, 5 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। फिर जब हम 7 पर आएंगे, 7 इन दोनों से बड़ा है, 2,3 इन दोनों से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 7 को लास्ट में पुश कर देंगे। फिर हम आएंगे 101।
101 भी इन सबसे बड़ा है, तो 101 को भी लास्ट में पुश कर देंगे। फिर हम आएंगे 18 पर। 18 सबसे बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लोअर बाउंड क्या आएगा, 18 का लोअर बाउंड 101 ये आएगा। हम 101 को 18 से रिप्लेस कर देंगे। अब अगर हम देखें हमारे सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो हमारे एल आई एस की लेंथ क्या आएगी, जो भी लास्ट में हमारा इस सिंगल वेक्टर का साइज होगा वो हमारे एल आई एस की लेंथ हो जाएगी। हमारा साइज क्या है, 4। और हमने देखा था इस प्रॉब्लम के लिए हमारा आंसर भी क्या आ रहा था, 4। तो सेम अप्रोच से हम हमारे एल आई एस की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हम एक बार हर एक इंडेक्स को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि हम एन साइज का एक लूप लगा रहे हैं और उसके अंदर कर क्या रहे हैं, हम उस एलिमेंट का लोअर बाउंड फाइंड आउट कर रहे हैं। और लोअर बाउंड बिहाइंड द सीन क्या यूज करता है, बाइनरी सर्च। आप चाहो तो खुद का लोअर बाउंड यूज कर सकते हो, या फिर चाहो तो एचटीएल की एपीआई का भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये लोअर बाउंड क्या यूज करेगा, बाइनरी सर्च का। क्यों, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है। ये फाइंड आउट करेगा कि जो हमारा करंट एलिमेंट है इसके इक्वल या इससे इमीडिएट बड़ा एलिमेंट कौन सा है। जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स ये रिटर्न कर देगा और उस पोजीशन पर हम हमारे करंट एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी हमारी टाइम लिस्ट क्या आएगी, log ऑफ एन। हम हर एक इंडेक्स के लिए ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, हमारे एन इंडेक्स है, तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एन log ऑफ एन। हमारी टाइम वेलोसिटी एन स्क्वायर से घटकर एन log ऑफ एन में आ जाएगी। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। हमें वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ था, हमें एलआईएस को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर चाहिए था, और उसमें 0th एलिमेंट को पुश कर देंगे, क्योंकि सिंगल एलिमेंट तो एलआईएस के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही है। तो हम 0th एलिमेंट को पुश कर देंगे। फिर 1 से लेकर n तक का लूप लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें करंट एलिमेंट का लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हमारा करंट एलिमेंट जो हमारा एलआईएस एरे है इसके सारे एलिमेंट से बड़ा है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमारा एरे सॉर्टेड रहेगा उसके लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करके। हम उसके लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारा करंट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो सिंपली हम लास्ट में उसे पुश कर देंगे और हमारी लेंथ 1 से इंक्रीज हो जाएगी। हमारे एलआईएस वेक्टर की लेंथ 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारा एलिमेंट कहीं मिडल में लाई करता है, तो हम उसका लोअर बाउंड फाइंड आउट करेंगे। हम हमारे करंट एलिमेंट का लोअर बाउंड फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेल की एपीआई। लोअर बाउंड हमें हमारे वेक्टर का बिगनिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, इस एलिमेंट के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है। ये तीनों पास करने पड़ेंगे, तो ये हमें उस पॉइंट का पॉइंटर दे देगा। और उसमें से हम स्टार्टिंग एल आई एस डॉट बिगिन, बिगिन वाले पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा कि उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, और उस इंडेक्स पर हम करंट एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने सेम चीज़ की। अगर हमारा एलिमेंट सारे अरे के एलिमेंट से बड़ा है तो उसको लास्ट में पुश कर दो, अदरवाइज उसका लोअर बाउंड फाइंड आउट करो और वहां पर उसको रिप्लेस कर दो, और लास्ट में जो भी हमारा एल आई एस वेक्टर का साइज हो वो रिटर्न कर दो। इसको हम स्टार्टिंग से मेंटेन करके चल रहे थे लेंथ वेरिएबल में, तो हम यहाँ पर लेंथ को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज सिंपली जो भी हमारा एल आई एस का साइज होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। और इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, एन log ऑफ एन। और हम स्पेस कितना लगेगा, हमारे इस वेक्टर की वजह से O ऑफ एन। और ये अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल है। नाउ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रॉब्लम के लिए तीनों अप्रोचेस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरव्यू में काफ़ी पूछी जाती है। जो हमारी फर्स्ट अप्रोच थी, रिकर्शन वाली अप्रोच थी, वो क्या थी, बहुत ही इंट्यूटिव थी और उसको कोड करना भी ईजी था। जो हमारी सेकंड अप्रोच थी, जिसमें हमने डायरेक्ट डीपी लगाई थी, हमने ये फाइंड आउट किया था कि हर इंडेक्स पर एंड होने वाला लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या है। उसका यूज़ किस लिए होता है, अगर हमें एलआईएस को प्रिंट करना हो उसके लिए। और जो ये हमारी थर्ड अप्रोच है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देती है, एन स्क्वायर से एन log ऑफ एन इसमें ले आती है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे ऑप्टिमल अप्रोच एक्सपेक्ट करता है, तो आपको ये वाली अप्रोच भी पता होनी चाहिए। थैंक यू गाइस।